देखिए, एक जो क्वेश्चन है ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है। अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है और इसके प्रकारों एवं संरचनाओं का मुख्य वर्णन करें। इसके मुख्य प्रकारों और संरचनाओं का वर्णन करना है। तो आइए और इसको हम जल्दी जल्दी फटाफट देख लेते हैं, ताकि आपको बहुत ज़्यादा समय ना लगे और बेहतरीन तरीके से ये चीज़ें समझ में भी आ जाए। तो आइए और सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथि का जो प्रकार है वो क्या होता है, और जो संरचनाएं हैं और इसके कितने प्रकार हैं ये क्या है, और अंतःस्रावी ग्रंथि का अर्थ क्या होता है। हमारे शरीर में दो तरह की ग्रंथियाँ हैं। पहला है बाह्य ग्रंथि, यानी जो बाहर की जो ग्रंथियाँ होती है अर्थात, और दूसरा है अंतःस्रावी ग्रंथि। बहिःस्रावी ग्रंथि उन ग्रंथियों को कहा जाता है जिनका स्राव विशेष पथ द्वारा शरीर के बाहर निकल जाता है, अतः इन ग्रंथियों का स्राव खून में नहीं मिल पाता, जैसे अश्रु, पसीना ग्रंथि, लार ग्रंथि आदि जो हैं ये बाह्यस्रावी ग्रंथियों के उदाहरण हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां वैसे ग्रंथियों को कहा जाता है जिनका स्राव खून में मिल जाता है, क्योंकि इनके स्राव निकलने के लिए कोई विशेष पथ नहीं होता है। यही कारण है कि इन्हें पथहीन ग्रंथि भी कहा जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथि के स्राव को हार्मोन्स कहा जाता है, जिसका शरीर के विकास एवं स्थिति के सांवेगिक विकास पर काफ़ी पड़ता है। हार्मोन एक ऐसा रासायनिक तत्व होता है जो शरीर के एक भाग में बनता है तथा शरीर के दूसरे भाग को प्रभावित करता है। सचमुच में इंडोक्राइन शब्द, जिसका अर्थ होता है भीतर, एवं क्राइन का अर्थ होता है स्राव करना, यानी इंडोक्राइन शब्द जो बना है अंतःस्रावी ग्रंथि है, ग्रीक शब्द से बना हुआ है। हार्मोन्स तंत्रिका आवेग की तुलना में धीमी गति से संचरित होता है। हार्मोन्स जब रक्त में मिलता है तो वह सभी अंगों को प्रभावित नहीं करता है, लेकिन उन्हीं अंगों को प्रभावित करता है जिनसे उस हार्मोन्स को ग्रहण करने का ग्राहक कोष मौजूद होते हैं। इससे लक्ष्य अंग कोष भी कहा जाता है। जैसे एल्डोस्टेरोन जो एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है द्वारा सिर्फ गुर्दा का कार्य प्रभावित होता है, क्योंकि यह हार्मोन को ग्रहण करने वाली कोशिकाएं सिर्फ गुर्दा में ही होती है। मनोवैज्ञानिकों की अभिरुचि न्यूरो हार्मोन्स में अधिक रही। न्यूरो हार्मोन्स से तात्पर्य वैसे हार्मोन्स से होता है जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं तथा उसके साथ अंतःक्रिया करते हैं। न्यूरो हार्मोन्स तंत्रिका की क्रियाओं को प्रभावित करते हैं, चूँकि वे ग्रंथि से निकलकर व्यक्ति के रक्त में सीधे मिल जाते हैं, न कि संधि स्थल पर निकलते हैं। इसलिए इनका प्रभाव तंत्रिकाओं पर देर से परंतु अधिक समय तक होता है। हमारे शरीर के कई अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं जो शरीर के भिन्न भिन्न भागों में अवस्थित हैं, और इसमें एक हाइपोथैलेमस पढ़ा होगा हमने, वो भी आता है। तो आइए और सबसे पहला हम देख लेते हैं पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में अवस्थित होता है, इसे हाइपोफिसिस भी कहा जाता है। इस ग्रंथि का वजन लगभग 1 ग्राम तथा मात्रा 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। पीयूष ग्रंथि के दो भाग होते हैं, अग्रवर्ती तथा परवर्ती पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि हाइपोथैलेमस से उत्तेजकों के एक पतले भाग द्वारा जुड़ा होता है, जिसे पीयूष ठंडल कहा जाता है। इस ठंडल में बहुत सारे एक्सॉन होते हैं तथा रक्त नलिकाएं भी काफ़ी होती है। एक्सॉन सिर्फ परवर्ती पीयूष ग्रंथि तक ही फैला होता है। रक्त नलिकाओं द्वारा सिर्फ अग्रवर्ती पीयूष ग्रंथि को ही सूचनाएं भेजी जाती है। इसके बाद जो हमारा दूसरा है वो है एड्रिनल ग्रंथि, जो अंतःस्रावी ग्रंथियों में आता है। एड्रिनल ग्रंथि का स्थान हमारे शरीर के दोनों वृक्क के ऊपर होता है। एड्रिनल का जो है वो किडनी के ऊपर होता है। एड्रिनल ग्रंथि के दो भाग हैं, पहला है बाहरी भाग और दूसरा है आंतरिक भाग यानी भीतरी भाग। बाहरी भाग को एड्रिनल कार्टेक्स तथा भीतरी भाग को एड्रिनल मेंडुला भी कहते हैं। एड्रिनल मेंडुला यूं कहें, एड्रिनल कार्टेक्स कोशिकाओं के कई सतह होते हैं और प्रत्येक सतह विभिन्न तरह के स्टेरॉयड हार्मोन्स उत्पन्न करते हैं। एड्रिनल
कार्टेक्स एड्रिनल ग्रंथि का करीब 80% हिस्सा होता है। एड्रिनल कार्टेक्स से निकलने वाला हार्मोन शरीर के कार्बोहाइड्रेट तथा नमक के चयापचय का निर्धारण करता है। किसी कारणवश अगर यह काम करना बंद कर देता है तो इससे संबंधित चयापचय में गड़बड़ी आ जाती है एवं प्राणी धीरे धीरे जो है प्राणी की मृत्यु भी हो जाती है। उसके बाद जो है एड्रिनल स्टेरॉयड हार्मोन का दूसरा उपसमूह जो है ये है एल्डोस्टेरोन, जो गुदा को इस ढंग से प्रभावित करता है कि वह सोडियम को धारण कर सके तथा इस तरह से पेशाब की मात्रा को रोककर शरीर में पानी के स्तर को बनाए रखे। एड्रिनल कार्टेक्स से यौन हार्मोन भी निकलता है। एड्रिनल कार्टेक्स से उत्पन्न होने वाला प्रमुख यौन हार्मोन एड्रोस्टेरॉन, जो कि पुरुष और महिलाओं में व्यवस्थावस्था में शरीर पर उगने वाले बालों के पैटर्न का निर्धारण करता है। कुछ महिलाएं ऐसे होती हैं जिन्हें एड्रिनल कार्टेक्स समान से अधिक होता है, अधिक उत्सर्जन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप इन महिलाओं का जो रूप है वो पुरुषों के समान हो जाता है। और तीसरा जो है ये है पीनियल ग्रंथि। यह ग्रंथि मस्तिष्क में अवस्थित होता है तथा यह एक मटर के आकार का होता है। इसे निकलने वाले हार्मोन्स को मेलाटोनिन कहा जाता है, जो एक इमाइन हार्मोन है। यह ग्रंथि उप अनुकंपी तंत्रिका तंत्र विशेषकर श्रेष्ठ सर्विकल गैंग्लियन में अनुप्राणित होता है। सुबह में जब रोशनी का स्तर में वृद्धि होता है तो इससे पीनियल ग्रंथि जो है ये उत्तेजित हो जाता है, जिससे मेलाटोनिन की मात्रा में कमी आ जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि शरीर का तापमान बढ़ जाता है और प्राणी अधिक सक्रिय हो जाता है और अपने आप को दैनिक कार्यों के लिए तैयार करता है। संध्या होने पर जब यह रोशनी के स्तर में कमी आ जाती है तो पीनियल ग्रंथि से अधिक मात्रा में मेलाटोनिन निकलता है तथा शरीर का तापक्रम जो है वो कम हो जाता है और व्यक्ति के समग्र क्रिया स्तर में कमी आ जाती है और व्यक्ति सोने की तैयारी करने लग जाता है। जो चौथा है इसका नाम है कंठ ग्रंथि। इसका स्थान जो है वो कंठ के आसपास होता है, कंठ के पास ही होता है। कंठ यानी कंठ ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड। इसके दो भाग होते हैं। पहला है श्वास नलिका के दोनों ओर कंठ के पास होते हैं और इसके दो प्रमुख है, एक है थायरोक्सिन और एक है थायरोनाइन। इन दोनों को थायराइड हार्मोन भी कहा जाता है और कई सारे लोगों का जो थायराइड है, अगर वो थायराइड प्रॉब्लम हो जाता है तो वज़न भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लग जाता है और शरीर माथा जो है वो काफ़ी ज़्यादा भारी लगने लग जाता है। तो जिन भी लोगों को थायराइड होता है ना, उनको डॉक्टर सोने की सलाह काफ़ी ज़्यादा देते हैं, या फिर यूँ कहें तो नींद की गोलियाँ थोड़ी उनको ज़्यादा दी जाती हैं और यूँ कहें तो ड्रग्स थोड़ा ज़्यादा दिया जाता है ताकि उनका जो है वो थायराइड कंप्लीट होए। और 1 से 1.5 साल लगातार ये कोर्स होता है जिस पे दवा चलाना होता है, फिर वहाँ से वो सही हो जाता है। इसके अतिरिक्त कैलकीटोनिन नामक हार्मोन भी का उत्पादन भी थायराइड ग्रंथि द्वारा होता है, जो हड्डियों में कैल्शियम जमा होने में मदद करता है। सामान्यतः कंठ ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों से यह विशेष अर्थ में अनोखा होता है कि यह अपने आप में अत्यधिक मात्रा में हार्मोन संचित करके रख सकता है और इसे धीरे धीरे मुक्त करता है। सामान्यतः यह ग्रंथि करीब 100 दिनों तक आपूर्ति करने के बराबर हार्मोन को अपने आप में संचित करके रखता है। जो 5वां ग्रंथि है उसका नाम है उपकंठ ग्रंथि। उपकंठ ग्रंथि का स्थान कंठ ग्रंथि के बगल में होता है तथा आकार में यह बहुत ही छोटा ग्रंथि होता है, जिसका वजन 1 ग्राम के आसपास यानी 0.1 ग्राम के आसपास होता है, काफ़ी छोटा। इस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को पाराथॉर्मोन कहा जाता है, जिसके द्वारा खून में कैल्शियम तथा फॉस्फेट की मात्रा का निर्धारण होता है। जो छठा है इसको हम पैंक्रियाज ग्रंथि कहते हैं।
पैंक्रियाज इस ग्रंथि का स्थान आमाशय के नीचे होता है। पैंक्रियाज कोशिकाओं के एक गुच्छे से बना होता है जिसे स्लेट ऑफ लैंगरहंस कहा जाता है। यह ग्रंथि बाह्यस्रावी ग्रंथि तथा अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों के रूप में कार्य करता है। बाह्यस्रावी ग्रंथि के रूप में इसका स्राव छोटी आंत में जाता है जिससे भोजन में प्रोटीन का वसा से अलग हो जाते हैं। और अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में इसमें दो तरह के हार्मोन निकलते हैं जो इस ग्रंथि को विभिन्न कोशिकाओं से आते हैं। पहला है बीटा कोशिका से निकलने वाला हार्मोन को इंसुलिन तथा अल्फा कोशिका से निकलने वाले हार्मोन को ग्लूकोन कहा जाता है। और जब इंसुलिन बहुत ज़्यादा मात्रा में जो इंसुलिन की है वो जिस बॉडी में आइए इसको देख लेते हैं पहले। इन दोनों तरह के हार्मोन्स में इंसुलिन का महत्व अधिक है। रक्त में चीनी की मात्रा इंसुलिन द्वारा नियंत्रित होती है। रक्त में चीनी की मात्रा के ऑक्सीकरण से शरीर को ऊर्जा प्राप्त होता है। पैंक्रियाज से उचित मात्रा में इंसुलिन निकलने पर स्तर में चीनी की मात्रा का ऑक्सीकरण होता है जिससे शरीर को पर्याप्त ऊर्जा मिलती है। इंसुलिन की मात्रा कम रहने पर रक्त में चीनी की मात्रा का स्तर अधिक हो जाता है। दूसरी तरफ जब इंसुलिन अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है तो इससे रक्त में चीनी का मात्रा का ऑक्सीकरण ज़्यादा हो जाता है। तो याद रहे जब चीनी का ऑक्सीकरण नहीं होगा यानी जब चीनी का अधिक हो जाएगा इंसुलिन की मात्रा कम होने पे तो पेशाब के सारे चीनी जो है वो बाहर आने लगता है और इसको हम क्या बोलते हैं डायबिटीज़ या फिर मधुमेह रोग कहते हैं। और जब जो इंसुलिन है वो बहुत ज़्यादा निकलने लग जाता है तो फिर हमें हाइपोग्लिसेमिया नामक बीमारी हो जाती है और इस अवस्था में जो है व्यक्ति में सुस्ती, चिड़चिड़ापन और थकान जो है वो बढ़ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है यौन ग्रंथि। जो यौन ग्रंथि है महिलाओं की यौन ग्रंथि को डिम्ब ग्रंथि तथा पुरुषों के यौन ग्रंथि को अंड ग्रंथि कहा जाता है और इसमें टेस्टोरेन होता है। टेस्टोरेन की काफ़ी ज़्यादा भूमिका होती है। इसके बाद नेक्स्ट है एक म्यूकोसा ऑफ डुओडेनम तथा पाइलोरेलिक म्यूकोसा ऑफ स्टोमक। और हम जब एक क्वेश्चन है नेक्स्ट में यौन ग्रंथि के बारे में वहाँ पे हम इस चीज़ को क्लियर तरीके से पढ़ लेंगे और हमें बहुत बेहतरीन तरीके से वो समझ में आ जाएगा।